नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089755386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में मॉड्यूल 10 को देखने वाले हैं, जो कि यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए होगा। वैसे और भी मॉड्यूल्स आपके लिए आ चुके हैं, यानी कि 9 मॉड्यूल्स आपके दोनों लैंग्वेजेस में आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख सकते हैं आप। और सारे मॉड्यूल्स देखने का पर्पस ये है कि हर मॉड्यूल में इन्हीं सब्जेक्ट से कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया गया है, तो एक रिदम चला है, ठीक है, एक सीरीज़ चल रही है। तो उसको अगर आप बीच में जो गैप करेंगे तो आप शायद हो सकता है कि इस टॉपिक को बेहतर ना समझ सके। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम यहाँ से बिगिनिंग है, बल्कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, जितनी भी आप देखेंगे एक्ट्स हैं, वो सब हमने और पिछले मॉड्यूल्स में कवर किया है। तो सारे मॉड्यूल्स को आप देखिएगा समय निकाल कर, और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार साबित हो सकेंगे ये। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको नीचे जैसे से मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से संबंधित, बीईओ से संबंधित हो या फिर और अन्य एग्ज़ाम से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में भी वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, आप चाहे तो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से आज हम सबसे पहले इसमें पॉलिटी को कवर करने वाले हैं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन को हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स संविधान सभा, संविधान का निर्माण। तो संविधान सभा, संविधान का निर्माण से पहले समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होता क्या है। तो आप समझेंगे कि संविधान क्या है। देखिए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। ये देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों और दायित्वों का सीमांकन और जनता तथा राज्य के बीच संबंधों का विनियमन करता है। यानी कि प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है। और संवैधानिक विधि इस देश की सर्वोच्च विधि होती है और सभी अन्य विधियां इसी पर ही आधारित होती हैं। तो संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि निरंतर पनपता रहता है, बनता रहता है। और वर्षों तक चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यहाँ पर आशा करती हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम यहाँ पर जो थ्योरी पार्ट दिया गया है उसको समझते हैं कि भारत में संविधान सभा का जो गठन का विचार है वो सबसे पहले कहाँ से आया, किसने रखा। तो सबसे पहले 1934 में आप देखेंगे एम.एन. रॉय ने इस संविधान सभा के गठन का विचार रखा। और एम.एन. रॉय ने भारत में वामपंथी दल के क्या थे, ये प्रमुख नेता थे, ठीक है। एम.एन. रॉय वामपंथी दल के प्रमुख नेता हुआ करते थे आपके। इसके बाद कहते हैं कि 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। 1934 में ही आपका एम.एन. रॉय ने इसको लाया था। 1935 की यदि मैं बात करूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा में के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार की यहाँ पर बात कर ली थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेहरू की इस मांग ने ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, नेहरू ने जब ये मांग की वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की, तो ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ, 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव था ना, आपका पढ़ाया था मैंने लास्ट मॉड्यूल में, अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना गया। और अगर 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा पहली बार ये मांग की गई, ठीक है।
फिर 1942 में क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए और इस संविधान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनाया गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब की बात कर रही हूँ, 1939 से 45 के बीच की बात कर रही हूँ। इसके बाद इसको अपनाया गया था। और सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे देखेंगे कि नेहरू की जो मांग थी ब्रिटिश सरकार ने इसे मान लिया था, वह इस मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण की मांग 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन, जैसा कि मैंने बताया, संविधान निर्माण के लिए भारत भेजा स्टैफोर्ड के क्रिप्स के नेतृत्व में, जिसमें मुस्लिम लीग ने क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने और अस्वीकार कर दिया। लीग जो है, लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग यहाँ पर करने के कारण इसको यहाँ पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव की जो बात की जा रही है, क्रिप्स मिशन की जो बात की जा रही है, एक्चुअल में क्रिप्स प्रपोजल में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने मांग की कि भाई भारत जो है भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी। और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन को फिर भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उससे क्या हुआ कि ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया, क्योंकि भाई जब से देश में आए हैं फूट डालो और शासन करो की नीति तो इन्होंने करी ही है ना। तो इन्होंने यहाँ पर क्या है, जिस तरह का इनका बर्ताव था उससे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त हो गई इनके इस बिहेवियर से। आप समझते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि संविधान सभा का गठन यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करता है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद आप देखेंगे कि 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन यानी कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे के प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का यहाँ पर नाम दिया जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। आप देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो प्रस्ताव सुझाए गए थे 1946 नवंबर में संविधान सभा का जो गठन हुआ। कहते हैं कि संविधान सभा की कुल सदस्य जो है वो 389 होनी चाहिए थी इनके हिसाब से, और इसमें 296 सीटें, 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें क्या थी, देसी रियासतों को बांटी जानी थी। ब्रिटिश भारत को जो बांटी गई सीटें थी वो 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों की ओर 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। यानी कि 398 इज इक्वल टू क्या था, 296 प्लस 93, दैट मीन ब्रिटिश भारत और रियासतों का कुल 389 की बात कर रहा है। 296 इज इक्वल टू क्या था, 292 प्लस यानी कि 11 राज्य राज्यपालों के प्रांत और मुख्य आयुक्त 4 क्या थे, मुख्य आयुक्त की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब देखेंगे कि क्रिप्स जो कैबिनेट आपका मिशन की योजना थी ना, एक्चुअल में उसमें क्या था कि यही सब चीज़ें मेंशन की गई थी कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों, राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः कहते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। किसकी बात कर रही हूँ मैं, कैबिनेट मिशन की बात कर रही हूँ, जिसमें ये बताई गई थी जो इसकी योजना के अनुसार ये मिशन आया था उसमें क्या क्या चीज़ें थी। और यही चीज़ है कि 389 की जो सीटों की बात कर रहा है यहाँ पर कि संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें और देसी रियासतों को 93 सीटें दी जाएंगी। यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है। कह रहे 296 सीटों में से 292 जो सीट्स थी आपकी, यहाँ पर 292 जो सीट्स थी वो सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से और 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत में से किया जाना था। ये सब चीज़ें हुई इसमें। अब कहते हैं कि प्रत्येक प्रांत की सीटों के 3 प्रमुख समुदायों में जैसे मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उसको बांटा जाना था। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रत्येक ब्रिटिश जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पर उसको बांटने की बात की गई। ठीक है, यहाँ पर छोटे और यहाँ पर देखेंगे आपकी छोटे राज्यों के मामले, राज्यों के समूह सीटें आवंटित की जा रही थी। यहाँ पर ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। मुस्लिम सिख वाला मैंने आपको बताया अभी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको बांटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी समझा हमने। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसिपली स्टेट्स वॉज टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसिपली स्टेट्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों के द्वारा मनोनीत किया जाना था। इससे पहले यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है कि
एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से कहते हैं कि प्रत्येक समुदाय, जो भी समुदायों के बारे में बताएं, मुस्लिम, सिख और जनरल की बात करते हैं, कि प्रत्येक समुदायों के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था और मतदान एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के विधि के द्वारा किया जाना था। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, यानी कि एकल संक्रमणीय मत की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो क्या होता है एक्चुअली। देखिए, इसको ना एक्चुअली इस तरह से भी बोलते हैं कि ये क्या है, आपका STV है, यानी कि STV मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है आपका। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि मतदाताओं के पास उम्मीदवारों को रैंक करने का यहाँ पर ऑप्शन होता है और यदि उनके पसंदीदा उम्मीदवार को हटा दिया जाता है तो उनका वोट उनकी पसंद के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि उनका वोट आगे भी गिना जा सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो इसका उद्देश्य है कि उस जिले में डाले गए वोटों के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है जहाँ इसका उपयोग किया जाता है ताकि प्रत्येक वोट दूसरे के बराबर हो। एकल विजेता और बहुसंख्यीय प्रणालियों के विपरीत होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पर हम STV को समझें। इसके साथ साथ कहते हैं कि यहाँ पर रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यहाँ पर संविधान सभा के लिए जो चुनाव की बात की जा रही है वो किस प्रकार से था, यानी कि इसमें संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो क्या शुरू हुआ। जैसे संविधान सभा के लिए चुनाव यहाँ पर कहते हैं कि जुलाई 1 1946 में हुए थे। ठीक है, इसके बीच में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्शन यहाँ पर 1946 में 296 सीट्स के लिए यहाँ पर हुए थे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें यहाँ पर जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती, जिसमें आप देखेंगे स्मॉल जो ग्रुप्स थे और इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे, इंडिपेंडेंट गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स, उन्होंने 15 सीटें जीती। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यहाँ पर कुल इतनी सीटें जो है इस प्रकार से यहाँ पर जीती थी। ठीक है, अब कहते हैं हाउएवर द 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखेंगे कि हालांकि यहाँ पर जो देसी रियासतों को सीटें दी गई थी वो 93 सीट्स जो अलॉट की गई थी ना वो भर नहीं पाई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निर्णय किया। भाई सबको स्वतंत्रता दी गई थी कि आप चाहे तो संविधान सभा में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते, नहीं तो आप सेपरेट भी रह सकते। तो इन्होंने यहाँ पर 93 सीट्स जो थी इनकी देशी रियासतों की फुल नहीं हो पाई थी जो उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो क्या हुआ कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों के द्वारा सीधे नहीं चुनी गई थी, बल्कि देखेंगे सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, SC ST के प्रतिनिधित्व शामिल थे, जिनमें इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थी। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए वयस्क मताधिकार के अंतर्गत महिलाएं इसमें शामिल थी या नहीं, तो इसमें वुमेन्स भी शामिल थी। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपका PT में बन सकता है। संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां उसमें शामिल थी। महात्मा गांधी और MA जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब संविधान सभा की जब बात की जाए तो उसमें महात्मा गांधी और जिन्ना भी इसमें शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, चलिए, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की जाए तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि आपका संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने बैठक का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, बायकॉट कर दिया था। बहिष्कार मतलब बायकॉट कर दिया था उसको। ठीक है, और पाकिस्तान के एक अलग राज्य को जो है बल दिया। भाई उन्होंने बायकॉट क्यों किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें अलग पाकिस्तान की उन्होंने मांग की, अब हमें इस देश में नहीं रहना, हमारा अपना खुद का देश होगा, अपना संविधान होगा और हमारा अपनी चीज़ें होंगी, हमारा अपना कार्यकाल, सब चीज़ें होंगी। इसमें मतलब भारत अलग होगा, पाकिस्तान की उन्होंने अलग मांग करनी शुरू कर दी। देखिए फुल डाटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रटना है। सर ने भी मेंशन कराया कि डाटा को रटना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार बैठक में क्या हुआ, केवल 211 लोगों ने ही यहाँ पर जो है वो अटेंड किया। ठीक है,
वहीं आप देखेंगे कि आप इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यही सब चीज़ें यहाँ पर विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। एस.सी. मुखर्जी नगर की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वी.टी. कृष्णमाचारी को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया और दूसरे शब्दों विधानसभा के 2 उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे 2। ठीक है, अब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव आपका यहाँ पर जो है लागू किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें कि उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसी से ही आपका जो है आगे प्रियम्बल देखने को मिलता है। इसके सारे तत्व तो आपके प्रियम्बल में देखते मिलते हैं। तो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें थी आप देखेंगे कि भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश समरी के रूप में था बेसिकली। तो साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और मूल दर्शन की स्पष्ट इसमें झलक दिखाई देती है। इसमें कुछ बातें शामिल थी उद्देश्य प्रस्ताव में जो आपको यहाँ पर समझनी होगी। जैसे क्या बात की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। देखिए, संप्रभु सॉवरेजन की जो बात करते हैं ना, संप्रभु मतलब इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मुद्दे होंगे उसमें खुद के डिसीजंस होंगे। कोई बाहरी हमें व्यक्ति या फिर कोई कंपनी या फिर कोई और नहीं बता सकता कोई देश कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। तो संप्रभु का मतलब पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने में, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो। इसमें क्या कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव में और कि भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में है या देशी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेंगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियां और प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं और इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को एक मूर्त रूप प्रदान किया था। ठीक है, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप, प्रस्तावना के निर्णय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करती थी। तो आप यहाँ पर आशा करती हूँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन समझ गए होंगे, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो अब कितना क्या समय लगा आप देखेंगे कि इसकी बैठक में 2 साल, आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 साल जैसे संविधान सभा की जो चीज़ें थी उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, उनको पढ़ा, समझा और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक इन्होंने विचार किया था। ठीक है, वहीं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट आपकी बैठक हुई थी और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में एक आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ें बताने की कोशिश की गई है और इसमें कहते हैं कि 26 नवंबर 1911 को यानी 11वें सत्र के आखिरी दिन संविधान को अंगीकार कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंततः बैठक हुई और सेनेगल नरसिंह राव यानी कि वी.एन. राव को विधानसभा के संविधान सलाहकार के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पर डोंट कन्फ्यूज विद द अम्बेडकर, वी.एन. राव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेनेगल नरसिंह राव की बात की जा रही है। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया, आत्मर्पित कर लिया गया था कि अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव द देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू हो गया था। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर संविधान के निर्माण में आम कानूनों को लागू करने के अलावा भी संविधान सभा में कुछ और कार्य भी किए गए जिन्हें हमें बहुत अच्छे से याद करना होगा। लर्न ऑल द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स बाय हार्ट। ठीक है, जैसे जो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था वो कब किया गया था आप देखेंगे मई 1949 को, यानी कि मई 1949 में 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कर दिया गया था।
यहाँ पर नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग सेम डे अडॉप्ट किया गया था। आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कब? यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को इनको यहाँ पर पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। ठीक है। अब द नंबर ऑफ द वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर 15 देवर। कौन कौन सी थी वो 15 महिलाएं जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था, तो उनके नाम यहाँ पर दिए गए। एक दो नाम मैं पढ़ देती हूँ, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित हो गया, राजकुमारी अमृत कौर हो गया, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, एनी मस्करिनी, अम्मू स्वामीनाथन, ये सारे कई नाम हैं जो उनको आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, देखना होगा एक झलक, ताकि आपसे अगर इस प्रकार का कोई नाम मेंशन कर देता है कोई वुमेन का, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था महिलाओं की उसमें हिस्सेदारी थी। वो कौन कौन सी महिलाएं थी, यहाँ पर उनके नाम मेंशन कर दिए गए हैं। नाउ लेट्स मूव इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पर क्या दिए गए आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें जैसे कैबिनेट मिशन को मैंने पहले हाईलाइट किया हुआ है। क्यों? इसको पहले हम समझते हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे, उनमें क्या क्या इस सिफारिश के अनुसार क्या क्या चीज़ें दी गई थी। देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया था कि प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों और राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। कैबिनेट मिशन की बात करें जो 1946 में आया था। समानतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की यहाँ पर व्यवस्था करने की बात की गई थी। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा, ऐसा कहा गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्रवाई शुरू की गई थी, उसमें 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, प्रस्तावना में बदल गया था, हमने पढ़ा था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी हमने यहाँ पर डिटेल में देखा था कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो है वो बोली गई थी, और इसको बाद में इस उद्देश्य को प्रस्ताव में भावनाओं, उनकी इच्छाओं का सूचक था, और जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। बाद में ये संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था, और इसी ने सभी पूरे संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया था। ठीक है, हमने ऊपर समझा था अभी इसको। इसके बाद कहते हैं संविधान सभा ने अन्य बहुत सारी समितियों के साथ संघ संविधान समिति का भी गठन किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लाइन आपकी कहती है कि यहाँ पर कई सारी समितियों की बात करा है, तो आप देखेंगे बड़ी छोटी कई समितियों को जो है यहाँ पर बनाया गया था, गठित किया गया था। ठीक है। तो अब इसमें से देखिए संविधान सभा की कई गठित किया गया था। इसमें संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। यही चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जैसे बड़ी समितियों में देखेंगे संघीय संविधान समिति हो गया, प्रांतीय संविधान समिति हो गया, प्रारूप समिति हो गया, ठीक है, संचालन समिति हो गया। ऐसे अन्य छोटी समितियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमें आगे समझना है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि 29 अगस्त 1947 को संविधान के स्वरूप, उनकी संरचना पर चर्चा करने और डिसीजन लेने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव के द्वारा मसौदा समिति का गठन किया गया था। ठीक है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पर कई सारी समितियों का गठन किया गया था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और क्या कहते हैं मूल अधिकारों और संख्यक समिति संबंधी परामर्श समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। वहीं आप देखते हैं कि आदिवासी और आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार रहे थे, ये समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति की दो उप समितियाँ थी, जैसे जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति और एचसी मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक उप समिति की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित जो प्रारूप समिति थी उसमें 6 सदस्य थे। तो पहले समझिए कि प्रारूप आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया और संविधान सभा के सबसे विशिष्ट समितियों में इसको शामिल किया गया। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर मैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रही हूँ, 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य देखे, एक्चुअल में 7 कैंडिडेट से। इसकी मुख्य जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था और संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन जो है बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन की वजह से वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो पुनः बम्बई से हुआ था। आइए हम पढ़ते हैं कि प्रारूप समिति के जो मेंबर्स हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे।
खुद स्वयं डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपालचारी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव, इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी क्योंकि उनके स्वास्थ्य के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। TT कृष्णमाचारी 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। यहाँ पर उन्हीं के सबके नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पहली कहते हैं कि संविधान सभा में फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी VM राव विच वाज पुट बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर ओपिनियन डिस्कस एंड चेंजेस इन इट। ओरिजिनल ड्राफ्ट प्रपोज्ड बाय MN राव इंक्लूड 243 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल्स। आप देखेंगे कि पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार VN राव के को चर्चा उसमें बदलाव के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष रखा था, और इस मसौदे में मूलतः आप देखते हैं 243 आर्टिकल से 13 अनुसूचियाँ थी। आप क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट टाइम में कितने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने शेड्यूल हैं। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। द थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज स्टार्टेड ऑन 17 नवंबर 1949 एंड कम्प्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखिए यहाँ पर तृतीय वाचन की जो बात कर रहे हैं बेसिकली जो का तृतीय वाचन था। देखिए बैठकें थी, वाचन मतलब बैठकों से संबंधित है कि संविधान सभा की जो वाचन है 3 वाचन हुए थे, बैठक हुई थी। फर्स्ट हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सेकंड हुआ था। थर्ड वाचन की जो बात कर रहा है आपका यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर थर्ड की जो बात कर रहा है, जो आपका थर्ड रीडिंग थी वो थी आपकी रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुई थी। ठीक है, या देखिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया इनैक्ट अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो उसमें प्रियम्बल जो कि उद्देश्य प्रस्ताव का पूरा जीता जागता उदाहरण आपको उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रियम्बल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास अभी फ़िलहाल हिंदी में ही प्रियम्बल है, लेकिन मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, उसमें मोटी चीज़ें क्या समझनी। देखिए यहाँ पर जो ये प्रेम्बल दिया गया है, जैसे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला गया है ना, तो यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई। हम सब ने पढ़ा है NCERTs में। मेन चीज़ समझने की होती है, जैसे हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में माफ़ी चाहती हूँ, प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपके न्याय हैं। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता आपको प्रदान की गई, आपके प्रियम्बल में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका और थोड़ा सा नज़रिया हमें बदलना होगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कितने प्रकार के न्याय हमारे प्रस्ताव संविधान में दिए गए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, समानता, समता की जो बात करते हैं वो क्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर अधिवेशन का दिसंबर 1929 की बात कर रही हूँ मैं, जहां कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था। उसके बाद कांग्रेस ने नियमित रूप से 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। भारत का नया संविधान, जैसा कि भारत की संविधान सभा के द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया था 1929 की घोषणा के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होने के लिए अनिवार्य हो गया था यहाँ पर। ठीक है, 1929 के बाद ये यहाँ पर इसकी बात करें, डिक्लेरेशन की बात करें, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि प्रभावी होने के लिए अनिवार्य हो गया था। अब देखिए 1946 में जो स्टोरी बताते हैं कि 1946 में जो चुनाव डॉक्टर अंबेडकर बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, लेकिन डिवीज़न के बाद क्या हुआ, फिर ये इन्होंने मुंबई से जो है वो उनका पुनर्निर्वाचन किया गया। जो बंगाल का पूर्वी भाग है वो वर्तमान का आपका पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, अंबेडकर जो बॉम्बे प्रेसिडेंट से पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, और चूंकि डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, इसलिए बाद में उन्होंने पुनः इलेक्शन हुआ था उनका।
इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कहते हैं कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को गाया था और अपनाया था। और राष्ट्रगान के औपचारिक गायन में 52 सेकंड्स लगते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, कितने सेकंड्स लगते हैं? 52 सेकंड्स लगते हैं जनगण मन को गाने में, ये हमने आगे भी देखा है। इसके बाद वयस्क मताधिकार के पर चर्चा के समय संविधान सभा में मौलाना आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए जो है स्थगित करने की गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाने का पूरा जो है समर्थन दिया, सपोर्ट किया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए, यहाँ पर आप देखेंगे जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसके दौरान भारत सरकार अधिनियम जो 1935 को अंतिम रूप देने के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट और रियासतों के राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय, ध्यान दीजिएगा, एक अखिल भारतीय संघ बनाने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया था। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट जो भी मॉड्यूल्स थे उसमें पढ़ाया था। तो आप बता सकते हैं कि किसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था, किस राउंड टेबल में, तो आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जो है वो नेशनल कांग्रेस को वही सजेस्ट किया कि भाई आपने जो है इसका गठन केवल स्वतंत्रता से पहले के लिए बात की गई थी, तो अब जब चीज़ें हो गई, संविधान सभा जब देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम, तो आप इसको भंग कर दीजिए, ठीक है, ताकि भविष्य की संभावनाएं संविधान के दृष्टिकोण सिद्धांत लाता है। इस प्रकार से इसे अपना माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है थोड़ा मिक्स हो गया था यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले देखिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर सजेस्ट किया था उनको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही उसके लिए किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। लेकिन क्या हुआ, भारतीय संविधान देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है और भारत की संभावनाओं को, भविष्य की संभावनाओं से अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि इसमें कई संशोधनों के प्रावधान भी हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स भी कई किए गए। हम अपनी जब धीरे धीरे मॉड्यूल्स में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। अन्य देशों ने, आप देखेंगे अन्य देशों के संविधान के दृष्टिकोण और सिद्धांत भी इसमें लिए गए, इसलिए इसे उधार का संविधान भी कहा जाता है और कहते हैं अपनाया गया संविधान कहा गया है, और इसे अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। क्यों अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्योंकि आप देखेंगे इसमें ब्रिटेन से जैसे संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ पर इन शॉर्ट बता रही हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया। कनाडा से यहाँ पर एक अर्धसंघ सरकार का प्रावधान लिया गया, राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए, काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। यहाँ पर अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का क्या मतलब था वो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर देखिए अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग वाक्य कहे गए हैं, जैसे कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं, अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसने कहा था, आइवर जोनिस ने कहा था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया, ठीक है। यहाँ पर कहता है ऑन द प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर एवोर्ड जेनिंग्स ने ये कथन कहा था। इसके बाद दूसरा कथन यहाँ पर किसने कहा था, ग्रेनविले ऑस्टिन का था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी, कांग्रेस भारत का था, क्योंकि उससे जब ये सब चीज़ें चली थी कांग्रेस सभा का ही गठन किया गया था और फिर बाद में भी कांग्रेस से ही जो है सबसे पहले पार्टी बनी। तो कहते हैं इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वाक्य लिखा कि संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 सितंबर 1946 में क्या था कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे। हमने देखा था मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेटेड ऑल्दो द ऑप्शन वर केप्ट ओपन फॉर देम टू ज्वाइन, उनके लिए ऑप्शंस ओपन थे कि आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली 26 अक्टूबर 1946 को व्हेन द गवर्नमेंट वाज रिकॉन्स्टिट्यूट 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग वर इंडक्टेड इनटू द कैबिनेट। फिर 5 जो इनके प्रतिनिधि थे मुस्लिम लीग के, वो उसमें आप देखेंगे कि प्रतिनिधि जो थे वो कैबिनेट में शामिल हुए थे मुस्लिम लीग के। तो यहाँ पर जो मुख्य 5 कैबिनेट जो प्रतिनिधि थे मुस्लिम लीग के, क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। द कैबिनेट मिशन रीच्ड इन इंडिया 1946 इन मार्च। द मेंबर ऑफ द मिशन आर स्टेफोर्ड क्रिप्स, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रेड। और इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो पैथिक लॉरेंस है भारतीय सचिव, और
ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री यहाँ पर हुए थे। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुँचा था, हमने ऊपर सबको देखा है। यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट का मतलब ये भी होता है कि बहुत बार हमने जो ऊपर चीज़ें समझी उनको वन लाइन में हम यहाँ पर फिर से उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। आपने अभी तक ये पॉलिटी को कवर कर लिया है। चलिए आइए नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला हमारा जो सेगमेंट है वो है फिजिक्स। तो यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान को बेसिकली देखने वाले हैं। पहले भी मॉड्यूल्स में फिजिक्स को काफ़ी कवर किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, ताकि एक प्रॉपर वे में आप सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को समझ सकें। समझ पा रहे हैं आप इन सब चीज़ों को, और इसी तरह से निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपकी तैयारी में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो, और जो है निरंतर पढ़ते रहें, अपना ध्यान भी रखें साथ में, और पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाएं ताकि पढ़ाई से देखिए क्या होता है, कंटिन्यूटी किसी चीज़ में होगी तो थोड़ी सी बोझिल हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अपने आप को सेट करिए, अपने माइंड को सेट करिए ताकि चीज़ें बोझिल ना लगें। ठीक है, आइए यहाँ पर हम फिजिक्स में सबसे पहले वर्क यानी कि कार्य क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर वर्क क्या है, कार्य क्या होता है, बेसिकली इसको एक परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। किसी वस्तु पर फोर्स लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य है। बेसिकली यहाँ पर ये कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि यदि किसी वस्तु पर फोर्स लगाकर उसकी प्रेजेंट कंडीशन में चेंजेस किए जाते हैं तो उसमें जो क्रिया संपन्न होती है वो क्या होती है, आपका कार्य कहलाती है। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा में अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू क्या है आपका एफ इंटू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस की बात करता है। ठीक है, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद देखते हैं, कहते हैं कि यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप कार्य क्या है, आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, और वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्क है, जो आपका कार्य की बात कर रहे हैं, तो कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, और साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। और एक जूल बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, एक जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर इफ़ अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ देन द वर्क डन बाय हिम विल बी पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आगे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब आपको कुछ पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको समझते हैं शक्ति क्या है। ठीक है, शक्ति क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। द एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क which is W and to the total time T taken। यहाँ पर देखिए शक्ति को उस समय दर को परिभाषित करते हैं जिससे कार्य किया गया या ऊर्जा स्थानांतरित हुई हो। किसी बल की औसत शक्ति उस बल के द्वारा किया गया कार्य यानी कि W उसमें लगे समय यानी कि T के अनुपात में परिभाषित करते हैं। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पावर जो है वो कार्य करने की दर या उस दर की शक्ति को कहते हैं जो शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। या हम कह सकते हैं कि कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया है। यदि कोई कार्य लाभकर्ता T समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा आपका P इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू W अपॉन T हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है और जिसे वाट भी कहते हैं। और जो ये व्याख्या मैं कहती हूँ, इससे हम कह सकते हैं कि 1 वाट वह शक्ति है जिससे 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया गया हो। ठीक है, और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकंड होता है। यहाँ पर 1 वाट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 वाट इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 1 जूल अपॉन सेकंड होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। इसके बाद देखते हैं ऊर्जा स्थानांतरण की जो उच्च दरों को किलोवाट से व्यक्त करते हैं। जो ऊर्जा स्थानांतरण होता है, जो पावर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें कहते हैं कि ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट यानी कि KW से जो है वो व्यक्त करते हैं। तो 1 KW इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब इन चीज़ों को समझने से
यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें आपको बताने की कोशिश की गई है, इसको इन शॉर्ट हम समझते हैं। जैसे 1 किलोवाट घंटा की ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के स्रोतों को 1 घंटा तक उपयोग करने में व्यक्त होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा था इसको, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि एक्चुअल में इसको हम कैसे डिकोड करेंगे। 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अब चलिए इसमें हम आगे देखते हैं क्या कहने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर आर इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो बात, आर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैरी द एनर्जी कंजम्पशंस इन यूनिट ऑफ kWh, यही चीज़ मैंने बताई है। नोट दैट kWh इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट ऑफ पावर। जो हम विद्युत उपकरण जैसे विद्युत बल्ब, हीटर और AC आदि खरीदते हैं उसमें मात्रक वॉट से व्यवहार करना होता है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर वेट की बात करा है, यानी कि आपका भार क्या होता है। तो भार एक्चुअली क्या है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। वेट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी, सीधी सी बात है। अब मास की बात करें यानी कि द्रव्यमान क्या होता है आपका, तो हम द्रव्यमान को समझ लेते हैं। देखिए मास से पहले यहाँ पर वेट में एक चीज़ और ऐड ऑन कर देती हूँ। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, यानी कि F इज इक्वल टू क्या होता है आपका m इंटू ए होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है और आकर्षण बल क्या होता है आपका F होता है जो कि mg होगा। ठीक है, इसी W से भी निरूपित करते हैं, अतः W इज इक्वल टू mg भी होता है आपका। इस क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपका मास क्या है, यानी कि द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। अतः किसी वस्तु का जड़त्व उतना ही होगा जितना कि उसका द्रव्यमान होगा, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। वस्तु चाहे अर्थ पर हो, चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर ही रहता है और किसी भी जगह पर ये जो मास ये द्रव्यमान है वो नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स क्या है एक्चुअली, यहाँ पर हम फोर्स को समझते हैं कि बल क्या होता है। ठीक है, देखिए फोर्स का एक्यूरेट एक्चुअली क्या है कि वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति यानी कि साइज, शेप यानी कि आकार या गति की अवस्था, ठीक है, गति या तो विरामावस्था में होगी या समान गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या है, एक सदिश राशि है आपकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बल क्या है, एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है या फिर न्यूटन होता है इसका। ठीक है, यहीं पर ये सब चीज़ें दी गई हैं, यानी कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन की बात की गई। SI यूनिट फोर्स इज न्यूटन है। इट्स CGS यूनिट इज डिजाइंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर बलों के प्रकार देखते हैं। प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं। विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे ग्रेविटी फोर्स हो गया, विद्युत यानी कि ग्रेविटी फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स हो गया, वीक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स को पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटी फोर्स क्या होता है बेसिकली। तो द ग्रेविटी फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्चू ऑफ देयर मासेस। ठीक है, इसको और सिंपल समझते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली क्या है कि प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक 2 बिंदु मास यानी कि मास की जो अभी हमने जैसे द्रव्यमान पढ़ा था ना, तो 2 पिंडों के मध्य लगने वाले, आप देखेंगे प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक 2 बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पिंडों के इस अट्रैक्शन जो फोर्स है, आकर्षण बल है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यानी कि 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम काम में लिया जाता है, जिसके अनुसार यदि 2 पिंडों का मास m1 और m2 होता है तो इन दोनों पिंडों की जो बीच की दूरी यानी कि r है, r हो तो इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाली इस आकर्षण बल का मान सूत्र क्या हो सकता है, इस तरह से ज्ञात हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आपका r, यहाँ पर r2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर m1 m2 अपॉन r2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ये हमने इसको यहाँ पर देखा है। इसकी को देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है कि ये ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक 2 पिंडों के मध्य में भी पाया जाता है। इसका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के जो है समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
और ये बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। ये बल बहुत कम दूरी पर स्थित पिंडों के मध्य भी कार्य करता है और हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित पिंडों के बीच भी ये काम करता है। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि ये केंद्रीय बल भी होता है, ठीक है। ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तरह भी ये काम करता है। और इस तरह से इसमें हम एक कुछ उदाहरणों के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा और पृथ्वी जो है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसे भी आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान दोनों के उपस्थित आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। तारों के टूटने, बनने, आकाशगंगा के निर्माण में भी गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत अधिक योगदान होता है। ग्रहों उपग्रहों को उनकी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सूर्य के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण के द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है। यहाँ पर देखिए मैंने कहा था बीच बीच में आपको नंबर्स दिए जाएंगे। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री थी और फ्री ही रहेंगी। यूट्यूब में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, आप चाहे तो इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स क्या होता है आपका। बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स क्या है, विद्युत चुंबकीय बल एक प्रकार का भौतिक संपर्क है जो विद्युत आवेशित कणों के बीच होता है। ये आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। और इसकी देखिए एग्जांपल्स हम पहले समझते हैं, तब आप शायद ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला एक बल है। तो इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। आमतौर पर टीवी और रेडियो में उपयोग किए जाने वाले स्थायी चुंबकीय स्पीकर विद्युत चुंबकीय उपकरणों के आदर्श उदाहरण हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। और इसमें देखेंगे जैसे डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के नियम के सिद्धांत पर काम करता है और ये प्रणाली जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग के भी कुछ गुण होते हैं, जैसे कि ये तरंगों का प्रसार विद्युत और चुंबकीय तरंगों को एक दूसरे से समकोण पर दोलन करके किया जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि वे व्यतिकरण विवर्तन के गुणों को भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कई घरेलू उपकरणों के लिए एक मौलिक कार्य सिद्धांत के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मैग्लेव ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेनें हो गया। इस तरह से भी देख सकते हैं विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करती है। उद्योगों में छोटे उपकरणों से लेकर बड़े बिजली उपकरणों तक उनके काम के कम से कम एक चरण में विद्युत चुंबकत्व का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम इसमें देखिए आगे समझते हैं इसको क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ होगी। इसका परिभाषा की अगर हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय बल एक ऐसा बल है जो आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। विद्युत और चुंबकीय बलों का एक संयोजन क्या है, विद्युत और चुंबकीय बलों का एक संयोजन है ये, क्लियर है। यहाँ पर थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें हमें जो समझनी है वो यही है। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण के लिए किसी निश्चित दूरी के लिए दो प्रोटॉनों के बीच का विद्युत बल उनके बीच के लगे गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 यहाँ पर टाइम्स होता है। क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, यानी कि आपका प्रबल नाभिकीय बल क्या है। इसके बाद हम वीक न्यूक्लियर बल देखेंगे। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए इन दोनों को इस तरह से कुछ समझते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए पहले तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक अत्यंत प्रबल आकर्षण बल की आवश्यकता होती है। इसी बल को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इतना प्रबल होता है कि आप देखेंगे जो धनावेशित प्रोटॉनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी हो, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बंधे रहता है ये। तो आप देखते हैं कि ये जो बल है वो लघु पारसी प्रकृति का होता है और अत्यंत छोटी दूरी पर भी कार्य करता है। न्यूक्लॉनों के बीच की दूरी बढ़ाकर कुछ फेम्टोमीटर से अधिक करने पर उनके बीच लगने वाले नाभिकीय बल तेजी से घटकर 0 हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। अब देखेंगे ये न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 के बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण के होते हैं। नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स विद्युत आवेशों पर भी निर्भर नहीं करता है। अब इनकी प्रकृति के 4 मूल बल होते हैं बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स के, जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, जो हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, और आपका हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स भी पढ़ा था। अब इसमें कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग आपका क्या है न्यूक्लियर फोर्स की ये प्रबलतम प्रकृति बल है जिसे अत्यंत कम दूरी पर भी कार्य करता है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दुर्बल यानी कि दुर्बल बल है ये, और जो अत्यंत कम यानी कि लघु परास पर भी ये कार्य करता है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि
नाभिक में यहाँ पर वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई कि द न्यूक्लियर फोर्स पॉइंट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर्स। यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को बांधे रखता है नाभिकीय बल, और बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉनों में पारस्परिक प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिक असंतुलित हो जाएगा, लेकिन वैद्युत बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल उपेक्षणीय होता है। ठीक है, सिंपल वे में मैंने इसको समझाया है। जैसे कि यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई हैं, इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की बात की गई, वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स की, देखिए सिंपल एक लाइन में अगर आप समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा सिंप्लीफाई होंगी। कभी कभी बहुत लेंदी चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन सिंपल एक लाइन में समझेंगे तो ज़्यादा आपको एक्यूरेट समझ आएगा उसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वही दुर्बल बल की, वह बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे किसी नाभिक की क्षय से प्रकट होता है। ठीक है, अभी हमने समझा था कि जो आपका दुर्बल नाभिकीय बल है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो अत्यंत कम दूरी पर भी कार्य करता है। ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता ही दुर्बल नाभिकीय बल, और परंतु प्रबल नाभिकीय और विद्युत चुंबकीय बलों से काफ़ी दुर्बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर जो है वो अत्यंत छोटा होता है, जो 10⁻⁻16 m कोटि का होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, इसको समझते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स के। देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है कि ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था, उसमें त्वरण सदैव क्या सा होता है, किसी बल का ही परिमाण होता है। इस बल की दिशा वही होती जो त्वरण की होती है। हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करते कण का एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, या हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है, और इस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद हम इसको इस तरह से, वृत्तीय पथ का जो गतिमान कण का अभिकेंद्रित त्वरण होता है, जो सेंट्रीपेटल त्वरण होता है, वो क्या होता है, A= आपका v2/r होता है, जिसमें v आपका वृत्तीय पथ पर घूमते हुए कण का वेग होता है। ठीक है, इसके बाद r आपका क्या होता है, यहाँ पर r होता है वृत्तीय पथ की त्रिज्या, और m यानी कि m जो घूमते कण का द्रव्यमान की बात करते हैं, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या हो जाता है, आपका F=ma हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, अगर ये इस तरह से नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि सबका साइंस बैकग्राउंड नहीं हो सकता, तो हम इसको इस तरह से भी एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, कुछ मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है, टर्न पर मुड़ती है, तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण, जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है, यानी कि डोरी पर अंदर की ओर एक बल लगाना पड़ता है। यह डोरी क्या है, एक डोरी पर उत्पन्न तनाव उत्पन्न होता है, और ये डोरी तनाव के द्वारा गेंद पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। यदि डोरी को छोड़ दिया जाए तो डोरी का तनाव खत्म हो जाता है, और आवश्यक जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो ना मिल पाने के कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गति करने लगता है। एक और उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आकाश में उड़ता जैसे हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है, तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक सेंट्रीपेटल फोर्स प्राप्त करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए, यही सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे कहते हैं ना कि कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि उनके पहियों पर मडगार्ड लगाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मडगार्ड लगाए जाते हैं यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं किया गया, इसको मैं अलग से बताने की कोशिश कर रही थी। जैसे यहाँ पर बिटवीन द ग्राउंड एंड द व्हील्स की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जो आपका रोलर कोस्टर है, ठीक है, रोलर कोस्टर भी कुछ इसी तरह से काम करता है आपका। चलिए, जैसे मैंने गेंद का एग्जांपल दिया था, कुछ उसी प्रकार से देखिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, यानी कि आपका अपकेंद्रीय, अभी हमने अभिकेंद्रीय पढ़ा, अब हम अपकेंद्रीय यानी कि क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार अभिकेंद्र बल यानी कि अभिकेंद्र बल मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स की प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा में यानी कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इस प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक प्रकार का क्या है, जड़त्वीय बल होता है आपका। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थिर हो, जैसे कि आप देखते हैं चक्रीय झूला जो हम देखते हैं, जैसे मैरी गो राउंड होता है, तो बाहर की ओर एक बल यानी कि अपकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनुभव करेगा। यदि वह झूले को हाथ से ना पकड़े तो बाहर की ओर गिर जाएगा।
ठीक है। इसमें देखेंगे दूध से मक्खन निकालने के लिए मशीन या वॉशिंग मशीन आदि इत्यादि जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और भिन्न भिन्न मास के कणों को यानी कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के यंत्र को सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन वास्तव में इसी के कुछ उदाहरण हैं आपके किसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर क्रीम सेपरेटर मशीन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर हो गया, ड्रायर की बात करें आप केंद्रीय शोषक हो गया, कपड़ा सुखाने की मशीन हो गया। ठीक है, व्हीकल ड्राइविंग अराउंड अ कर्व हो गया, इक्वेटोरियल रेलवे हो गया। यहाँ पर ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर बताया मैंने अभी ऊपर। चलिए यहाँ पर एनर्जी क्या, इसमें देखिए एनर्जी क्या होता है, यानी कि जो एनर्जी की बात कर रहा है आपकी ऊर्जा क्या होता है बेसिकली, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज जूल। देखिए अब ऊर्जा जो है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी भी कार्य की तरह ही क्या है, सदिश राशि है और इसका मात्रक भी जूल होता है। और ऊर्जा जो है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें हम देखेंगे कि आप पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका एक, और कैनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है यहाँ पर। क्लियर है। जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी कि आपकी यांत्रिक एनर्जी है, वो उसमें भी देखिए मैकेनिकल एनर्जी में एक्चुअली कैनेटिक एनर्जी यानी कि आपकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम दोनों को पढ़ेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कैनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। और यहाँ पर एक पिंड का स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का कुल जो योग है वो इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ये कैनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है आपका। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के ई से दर्शाया जाता है। ठीक है, के ई से इसे इंडिकेट किया जाता है। आप देखेंगे कि गतिमान वायु में गतिज ऊर्जा है, और यदि m द्रव्यमान की वस्तु वेग यानी कि v से गतिमान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पर के ई इज इक्वल टू 1/2 ये देखिए के ई इज इक्वल टू 1/2 mv2 हो जाएगा। और बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड के द्वारा किए गए कार्य की मापन होती है जो अपनी गति के कारण कर सकता है। इस धारणा के अंतर्गत काफ़ी समय ये अंतर्ज्ञान काफ़ी समय से है, और तीव्र गति से बहने वाली जलधारा की जो गति है वो गतिज ऊर्जा का उपयोग अनाज पीसने के लिए भी किया जाता है, और जैसे जलायन पवन की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम गतिज ऊर्जा में देखते हैं। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसे पीई से दर्शाते हैं। और खींचे हुए गुलेल, देखिए जब गुलेल खींचते हैं और घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है, विद्युत पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा, स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पीई इज इक्वल टू आपका फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, पीई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, mgh हो जाता है, जहाँ पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h आपकी ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं मोमेंटम क्या होता है, यानी कि संवेग क्या है, इसको समझ लेते हैं। संवेग क्या होता है, देखिए संवेग क्या है, उससे पहले मैं यहाँ पर मेरी शायद वॉइस जो है वो काफ़ी स्लो आ रही होगी, डाउन आ रही होगी एक्चुअली बिकॉज ऑफ वीकनेस और तबीयत ठीक ना होने की वजह से आवाज़ थोड़ी सी उतना बेटर नहीं हो पा रही होगी, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना है हमें। चलिए हम यहाँ पर मोमेंटम को समझते हैं, यानी कि संवेग क्या है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। संवेग क्या है, एक आपकी सदिश राशि होती है और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अक्षर के ऊपर हम तीर जैसे कि वो साइन लगाते हैं, यानी कि संवेग बराबर पी इज इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू आपका वेग होता है। ठीक है,
संवेग बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यानी कि P इज इक्वल टू mv हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, लेकिन दो समान भारी वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। देखिए यहाँ पर यही सब चीज़ें की गई हैं कि समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। यह गति के द्वितीय नियम का प्रामाणिक मार्गदर्शन सिद्धांत है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि आप सब मान लीजिए कि एक कम भार जिसमें छोटी कार है और एक अधिक भार वाली जैसे सामान से लदा हुआ ट्रक है, दोनों ही एक क्षैतिज सड़क पर खड़े हुए हैं और हम सभी भली भांति जानते हैं कि समान समय अंतराल में दोनों वाहनों को समान चाल से गति कराने के लिए कार की तुलना में ट्रक को धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार एक यदि हल्का पिंड एक भारी पिंड दोनों समान चाल से चलते हैं तो भारी पिंड को चलाने के लिए जो है अधिक बल की आवश्यकता होगी, इसमें अधिक परिमाण के विरोध बल की आवश्यकता इसमें ज़्यादा होगी। यदि दो पत्थर एक हल्का और एक दूसरा भारी है तो एक ही भवन के टेरिफ से रूप से किराए जाने पर जो पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को पकड़ना आसान हो जाता है। ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, मोमेंटम चेंज क्या होता है, संवेग परिवर्तन क्या होता है, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो है वस्तु पर लगे बाह्य बल यानी कि बाहर के फोर्स के समानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। यह न्यूटन की गति के सेकेंड लॉ के अनुसार ही कार्य करता है, यानी कि F इज इक्वल टू ma की बात करता है जो कि न्यूटन की गति का सेकेंड लॉ है। ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग का संरक्षण का नियम क्या है, तो ये देखेंगे कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदायों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है, इसे ही संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। इसके बाद ऊर्जा का संरक्षण का नियम, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ना, ये चीज़ हम समझते हैं। इसके बाद देखते हैं कॉलिजन क्या है, यानी कि संघट्ट क्या होता है, दो या दो से अधिक कणों की आपस में टकराकर अन्योन्य क्रिया जिनमें क्या होता है उनके मध्य एक शक्तिशाली बल कम समय के लिए ही कार्य करता है, आपका कोलिजन कहलाता है। ठीक है, आवेग यानी कि इम्पल्स क्या होता है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं, यानी कि J इज इक्वल टू F इंटू टी होता है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल होता है इम्पल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि जब कोई गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस परिवर्तित होती है तो दीवार पर गेंद पर लगने वाला जो बल है वो बहुत कम समय के लिए काम करता है, तो भी ये बल जो है वो गेंद के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए पर्याप्त होता है। प्राय इन स्थितियों में जो फोर्स है वो समय अवधि को पृथक अलग अलग सुनिश्चित करना कठिन होता है, लेकिन बल और समय का गुणनफल जो कि पिंड का संवेग परिवर्तन है एक मापने योग्य राशि है और इसका गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि वेट और मास क्या होता है, यानी कि W और M क्या है, यानी कि भार और यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, इसको हमने ऊपर समझा था। देखिए भार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किसी भी वस्तु पर लगता है, आपका भार होता है, ग्रेविटी फोर्स टू अर्थ की बात करता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये क्या है एक सदिश राशि है और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन मास में ऐसा नहीं होता है, ये सभी प्लेसेस पे समान रहता है। इसकी यूनिटी क्या है, ग्राम और किलोग्राम है, यह अदिश राशि है एक, और किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर ही रहता है, यही मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स देखिए, जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है इसको थोड़ा वन लाइन में यहाँ पर फैक्ट्स दे दिए गए हैं, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक आदर्श दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड है जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उसके बीच की दूरी नहीं बदलती है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है, यही हमने पढ़ा था। जैसे कार और ट्रक का एक एग्जाम्पल हमने देखा था। ठीक है, आप देखते हैं समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का जो मुक्त पृष्ठ है तनाव के कारण परवलयी वक्र का आकार ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। जैसे बहती हुई हवा, विंड इज़ यूज टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी, आप पवन चक्की वगैरह देखते हैं, जैसे हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। पवन चक्कियों को लगाया जाता है, ये हम सब जानते हैं इसको बारे में। और एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यहाँ पर देखिएगा कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं। एम्पियर जो है आपकी विद्युत धारा मापने की इकाई है
और यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू किसकी बात करें 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं। देखिए यही सारे फैक्ट्स शायद इसमें भी दिए गए हैं, अदरवाइज मैं आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये फैक्ट नहीं है तो इसमें क्या है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं। तो इतने ही इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर भी निकल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे एक और चीज़ जैसे नॉट हो गया, ठीक है। समुद्र जहाज की गति मापने की इकाई है क्या है, समुद्री जहाज मापने की इकाई क्या है आपकी नॉट है। तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील से मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। ये सब चीज़ें हम सब पढ़ चुके हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, ऊपर हमने सब कवर किया है इसको, ठीक है। व्यक्ति की गहरी सांस लेने इनहेल और एक्सेल जो है ना, आप देखेंगे इनहेल और एक्सेल दोनों ही कंडीशंस में तराजू की रीडिंग घटेगी। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपसे आते हैं कि मनुष्य अगर जैसे सांस ले रहा है श्वास छोड़ रहा है तो इस कंडीशन अगर तराजू में उसकी रीडिंग की जाए तो बढ़ेगी, जबकि गलत है, वो रीडिंग क्या होगी घटेगी, ठीक है। तो व्यक्ति का वजन यहाँ पर कम दर्शाया जाएगा तराजू में। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद अ लेस फोर्स। द रीडिंग ऑफ द बैलेंस इंक्रीज इफ अ पर्सन इनहेल एक्सेल डीपली। ये चीज़ बताई है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज बेस्ड एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमने सब कुछ ऊपर देखा है, बस इसको वन लाइनर फैक्ट बोलकर यहाँ पर कुछ चीज़ें रिवीजन के लिए छोड़ी गई हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए एग्जाम से संबंधित। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम की बात कर रहा है। अब हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। हमने लास्ट सेगमेंट जो अपने मॉड्यूल्स थे उसमें भी हमने इन्वायरमेंट को कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो सके आपको, ठीक है। आइए देखिए फूड चेन क्या है। बेसिकली परितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन होता है, ठीक है। एक दूसरे को खाने वाले जीवों का जो अनुक्रमण है वो एक खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनाता है। कुछ प्राणी केवल एक ही प्रकार का आहार करते हैं, इसलिए वे एक ही खाद्य श्रृंखला के सदस्य होते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार के आहार करते हैं, इसलिए वे न केवल विभिन्न फूड चेन के सदस्य होते हैं बल्कि अलग अलग फूड चेन्स में उनके स्थान यानी कि उनके पोषण स्तर भी अलग अलग होते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ मतलब वही पोषण स्तरों की पहचान की जा सकती है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला प्रत्येक सोपान पोषण स्तर कहलाता है। और यहाँ पर जो जैसे उदाहरण दिया गया है ना आपको कि कौन किसको खाता है, इसको हम समझेंगे नीचे जब हम बात करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन की, किसकी बात करेंगे, डिट्रीट्स फूड चेन की बात करेंगे, तब हम इसमें देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन है। आइए पहले यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं कि इस ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है क्षरण होता जाता है। जैसे जैसे ऊर्जा ट्रांसफर होती जाती है उसमें क्षरण होता जाता है। और श्रृंखला में सोपानों की संख्या 4 से 5 तक सीमित हो जाती है। और खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्तरों की पहचान की जा सकती है, यानी कि आपका ऑटोट्रॉप्स हो गया, स्वपोषी हो गया, हर्बीवोरस हो गया, ठीक है, कार्निवोर्स हो गया, ओमनीवोर्स हो गया, डिकम्पोजर्स हो गया। तो ये सब क्या है, देखिए जैसे आपका ऑटोट्रोप्स की बात करते हैं, यानी कि स्वपोषी, हरे पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी होते हैं। देखिए पोषण स्तर की जब बात की जा रही है ना, यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ की जा रही है कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है कि आहार और ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में जो है स्थानांतरित होती है। और इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहाँ पर ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों यानी कि शाकाहारी से मांसाहारी में स्थानांतरित होता है तो उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं शाकाहारी में जैसे कि हेटेरोट्रॉफ्स हो गया, ठीक है। इसके बाद विमपोषी हो गया यानी कि हेटेरोट्रॉप्स हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर विमपोषी हो गया। ये सब चीज़ें हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले सिंपल वे में समझते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है आपका शाकाहारी। बेसिकली यहाँ पर देखेंगे ऐसे जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों को खाते हैं, सीधी सी बात है शाकाहारी। सिंपल वे में हम यही समझते हैं। इसमें होता है स्वपोषी, माफ़ी चाहती हूँ, स्वपोषी की बात कर रहा है। स्वपोषी ये परितंत्र के अन्य सभी जीवों के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। स्वपोषी जो होते हैं सभी के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। और आप देखेंगे इनमें अधिकतर हरे पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे। अकार्बनिक पदार्थ को सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के द्वारा भोजन में परिवर्तित कर देते हैं।
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जिस दर से विकिरण ऊर्जा संचित होती है उसे हम जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट कहा जाता है। और इसमें यही सब चीज़ें इसको कहा जाता है, और इसे कुल उत्पादकता का एक भाग पौधे के द्वारा अपने उपापचय के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं हर्बीवोर्स क्या होता है, शाकाहारी, ऐसे जंतु जो पौधों को खाते हैं। ठीक है, ईट द प्लांट्स डायरेक्टली और कॉल द प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें देखेंगे जैसे इंसेक्ट्स हो गए, वर्ड्स हो गए। ठीक है, आपके जंगली जुगाली करने वाले जंतु हो गए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए कार्निवोर्स क्या होते हैं, मांसाहारी, ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे वे मांसाहारी जंतु का भक्षण करते हैं। जो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे मेढक, कुत्ता, बिल्ली और बाघ इत्यादि आपके मांसाहारी हो गए। इसके बाद आप सर्वहारी जो ओमनीवोर्स होते हैं, ऐसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक है, कॉर्निवोर्स दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे फीड ऑन द शाकाहारी भी और यहाँ पर मांसाहारी, पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं, जैसे सुअर हो गया, भालू हो गया, मनुष्य हो गया, ये सर्वहारी में आते हैं। डिकम्पोजर्स की बात करें, टेक केयर ऑफ द डेड रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी। ये जो पोषण स्तर में जीवों के मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु और वे आपके कवक होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन्स होते हैं, जैसे कि ग्रेजिंग यानी कि चारगाह करने वाले, ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि चारण करने वाले, और अपरत खाद्य चेन यानी कि क्या पढ़ेंगे इसको, डिट्रीटूट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिट्रीटस फूड चेन इसको पढ़ेंगे। माफ़ी चाहती हूँ अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा हो, यहाँ पर इसको एक्चुअली अपरत खाद्य श्रृंखला। ठीक है, डिट्रीटूट्स हम फूड चेन देखते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि ग्रेजिंग की अगर बात करें, ग्रेजिंग फूड चेन्स क्या होता है, तो उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स होते हैं जो भोजन के रूप में पौधों या पौधों के भागों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करके श्रृंखला आरंभ करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन का निर्माण करते हैं, हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। जैसे उदाहरण घास, टिड्डा घास, ठीक है, टिड्डा क्या खाता है, घास, फिर इसके बाद पक्षीगण, फिर बाज, तो इस तरह से कुछ चलता है आपका। ठीक है, यानी कि उदाहरण के तौर पर इसमें क्या, घास, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं टिड्डा। ठीक है, फिर इसके बाद ये चेन इस प्रकार से चलता है, पक्षीगण, यहाँ पर ये सब चेन दिया गया है। इसके बाद आपका आ जाता है बाज। ठीक है, तो ये बाज किसको, पक्षीगण को खाता है, पक्षीगण टिड्डे को और टिड्डा घास को। कुछ इस तरह से चीज़ें जो है वो आपकी चलती रहती है। ये आपका प्रोड्यूसर हो जाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, आपका यहाँ पर सेकेंडरी इसमें आता है, कार्निवोर में आता है, आपका किस में आता है, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स में आता है। कुछ इस तरह की आपकी ये चेन चलती है। इसके बाद यहाँ पर आता है अपरद जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें 6 होते प्राणियों और पादप शरीरों के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में या सूक्ष्म जीवों से अपरद खाने वाले जीवों, अन्य पर्यवेक्षियों में पहुँचते से कचरा हो गया, स्प्रिंग टेल हो गया, छोटी मकड़ियाँ से मांस पक्षी हो गया, ये सब आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर आपका ये चेन का सर्कल दिया गया है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। आप देखते हैं कि खाद्य श्रृंखलाएं हमने देख ली क्या होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पारितंत्र के प्रकार कितने होते हैं। एक्चुअली में नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पर ये जो पारितंत्र है वो 2 प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में देखेंगे पूर्ण से सौर विकिरण पर निर्भर कर, से जंगल हो गया, घास के मैदान हो गया, झील, नदियाँ, मरुस्थल, भोजन, ईंधन, चारा, औषधियाँ प्राप्त होता है। तो पारितंत्र सौर विकिरण ऊर्जा सहायकों जैसे हवा, वर्षा, ज्वार भाटा पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, कोरल रीफ, मूंगा, ये सब क्या प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत। नेचुरल इकोसिस्टम आता है। मैन मेड में आप देखते हैं जैसे सौर ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं, जिससे हम देखते हैं खेत, एक्वाकल्चर, तालाब हो गया, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रखे, उदाहरण के तौर पर नगरीय औद्योगिक परितंत्र, ये सब मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, फूड वेब देखें तो क्या होता है, खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल को हम समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि इस खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए जैसे कि एक पौधा एक ही समय में अनेक शाक पक्षियों का भोजन हो सकता है। जैसे घास पर खरगोश, टिड्डा, बकरी सभी निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार एक शाक पक्षी विभिन्न पक्षियों का भी भोजन हो सकता है ना। तो ये आपका ये क्या हो गया, फूड वेब हो गया एक तरीके से। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज लाइनर और वन वे। पारितंत्र में क्या होता है,
ऊर्जा का प्रवाह जो होता है सदैव रेखीय होता है, ठीक है। यहाँ पर पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है कि किसी परितंत्र में पोषण स्तरों का उल्लेख या निरूपण होता है। इसकी आकृति क्या होती है, पिरामिड की तरह होती है। 3 प्रकार के होते हैं। उत्पादक पिरामिड के आधार पर रचना करते हैं। पिरामिड की अनुवर्ती श्रेणियाँ क्या क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्षस्थ, मांसाहारी स्तरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर पिरामिड नंबर संख्या पिरामिड है आपका, 2 प्रकार के संख्या पिरामिड है। इसके बाद आपका जीव द्रव्यमान पिरामिड है और ऊर्जा पिरामिड है। 3 पिरामिड्स आपके एक्चुअली में है। तो आइए हम पारिस्थितिकी पिरामिड को समझ लेते हैं। तो वही चीज़ इसमें है पारिस्थितिकी पिरामिड में कि क्रमिक उच्च पोषण स्तर में प्रजातियों की संख्या, सकल वायु मास या ऊर्जा की सुलभता और से इस तरह से ह्रास होता है जिनका आकार पिरामिड जैसा होता है। जैसे हम पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो फर्स्टली हम यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर्स को देखते हैं। इसमें भी सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड होता है। जैसे यहाँ पर सीधा उल्टा पिरामिड दिया गया है। देखिए बेसिकली क्या होता है पिरामिड ऑफ नंबर में कि सीधा उल्टा 2 प्रकार के इसमें होते हैं। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। तो सीधा पिरामिड अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अधिक कमी हो जाती है, ठीक है, अधिक कमी हो जाती है। और संख्या पिरामिड के इस प्रकार के पिरामिड के आधार पर अत्यधिक चौड़ा और शीर्ष पर क्या हो जाता है, अत्यधिक आपका नुकीला हो जाता है। और घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार के पिरामिड देखे जा सकते हैं। उल्टा पिरामिड जो हम देखते हैं ये होता है, इसमें इस पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ता है इसमें संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार का पिरामिड वनों में पाया जाता है जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या जो है वो भी अधिक होती है। और इस पिरामिड आधार पर नुकीला और शीर्ष पर ये अधिक चौड़ा हो जाता है। तो उल्टा और सीधा पिरामिड आपका संख्या पिरामिड में भी पढ़ लिया है हमने। अब बायोमास पिरामिड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी पिक्चर दिया गया, उल्टा और सीधा दोनों दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत संख्या के आधार पर उनके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इस विधि के द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है आपके इसमें बायोमास पिरामिड में। स्थल पर सीधा बायोमास पिरामिड की अगर मैं बात करूं, स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आकार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है और शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से दिए गए, जैसे यहाँ पर आपके उत्पादक दिए गए, ये शाकाहारी है, ये प्रारंभिक मांसभक्षी है, ये आपका शीर्ष मांसभक्षी। देखिए यहाँ पर 1000 किलोग्राम का कुछ एनर्जी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये 10 किलोग्राम हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद ये यहाँ पर 100 किलोग्राम हो जाता है। फिर आपका ये 10 किलोग्राम हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 1 किलोग्राम। तो जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी उसकी जो क्षमता है, ऊर्जा क्षमता है, वो कम होती रहेगी एनर्जी की, ठीक है। उल्टा बायोमास पिरामिड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बेसिकली बायोमास का पिरामिड उल्टा हो जाता है क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है। इस बायोमास के पिरामिड का आधार क्या होता है, छोटा होता है और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उपभोक्ता के बायोमास से यहाँ पर अधिक हो जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें दी गई। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड है ये, ओके। इसके बाद हम देखते हैं नीचे पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में इसमें क्या होता है कि ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करती है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली जो एनर्जी है उसको दिखाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा ही होता है, उल्टा नहीं होता कि 1.01 पहले होगा फिर 1% बढ़ेगी ऊर्जा किसी में, फिर 1%, फिर 10%, ऐसा नहीं होता। 100%, फिर 10%, फिर 1%, फिर 0.1%, फिर आपका 0.01%, कुछ इस प्रकार से ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें दी गई हैं। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लोज है। इसमें हम बेसिकली जब नीचे पढ़ेंगे तो नीचे इसमें एक्चुअली दिया नहीं गया, मैं इसको बता देती हूँ आपको। पिरामिड ऑफ जो आपका ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा जो एनर्जी पिरामिड है उसमें क्या होता है कि 10% का यहाँ पर लॉ चलता है, यानी कि प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि हो जाती है, ह्रास होता है। तो लिंडेमन के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही हस्तांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो इसीलिए समझिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण प्रवाह एक दिशीय होता है, उसका चक्रण और पुनर्चक्रण दोबारा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर में उपलब्ध ऊर्जा का एक भाग श्वसन में नष्ट हो जाता है और प्रत्येक भाग रूपांतरण में नष्ट होता जाता है ऊर्जा का, ठीक है।
यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया, यहाँ पर डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि अपघटक हैं आपके ये। और यहाँ पर ये इसका दिया एनर्जी पिरामिड दिया गया है, ये आपका एनर्जी लेवल, एनर्जी लॉस्ट एज हीट आप देखते हैं सन एनर्जी है यहाँ पर। इसके बाद रिसाइकिल यहाँ पर दिया गया है, रिसाइकिल आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यही सब चीज़ें निम्न पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई जो ऊर्जा है आपकी, उच्च पोषक स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिकी की दक्षता कहलाता है। और हम कह सकते हैं कि ऊर्जा कैलोरी एकांक क्षेत्र, एकांक समय, कैलोरी एकांक क्षेत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा दर्शाता है। उदाहरण के लिए किसी झील में स्वपोषी ऊर्जा 2810 किलो कैलोरी मीटर वर्ष है, तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है और कभी भी उल्टे नहीं होते हैं, ठीक है। एनर्जी पिरामिड कभी उल्टे नहीं होते हैं। तो आज का आपका ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। सारे लेक्चर्स और सारे मॉड्यूल्स को अच्छे से देखिए, कहीं पर कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और निरंतर इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।